वेलकम टू माय चैनल mdog147 फ्रेंड्स। जो मैंने आंसर की अपलोड की वो आपने देखी भी होगी और आपका क्वालिफाई भी इंशाल्लाह हम इस टाइम हो जाएगा। आज मैंने लाया इसका सोल्यूशन लाया है। मैं एक एक करके क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ। आप इसको ध्यान में रखिए मैं कैसे इनको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप हमको इस तरह सीखिए क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है किसी बच्चे को लग रहा है कि मेरा क्वालिफाई नहीं हो जाएगा, लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे इसी तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं, जो हमारे नए एग्जाम में जब आप प्रिपेयर हो जाओगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। पहले, और ये कौन सी सीरीज है? सीरीज ए से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। सेट में जो सीरीज ए है उसका है। उसमें जो पहला क्वेश्चन आया था ये वाला कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आया था। आपको इसमें बोला था प्राइमरी बैलेंसी। आपको पता है प्राइमरी बैलेंसी को ही दूसरा नाम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप सिंपली यहाँ पर कोबाल्ट की क्या निकालनी थी? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वही उसकी क्या होती है? प्राइमरी बैलेंसी। हम यहाँ पर निकालते हैं कोबाल्ट जिसकी हमें निकालनी, इसको मैं मानता हूँ एक्स। इसका सोल्यूशन यहाँ पर, इसको मैं मानता हूँ एक्स। और क्लोरीन की जो होती है बैलेंसी होती है -1। इसके बाद x प्लस क्लोरीन की -1, इसके बाद प्लस। अब अमोनिया की होती है 0 क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी होती है 0 इंटू ये कितने हैं 5 है प्लस। उसके बाद है यहाँ पर क्लोरीन, 2 क्लोरीन है यहाँ पर, तो क्लोरीन की क्या होती है -1। क्लोरीन की है -1 मगर कितने क्लोरीन है? 2 है। ये समझ में आया? x उसका होता है जिसका हमें निकालना होता है। फिर बैलेंस ऑफ क्लोरीन, इसके बाद अमोनिया के 5 है, इसका होता है 0 अमोनिया का न्यूट्रल लिगेंड है। उसके बाद क्लोरीन का फिर से -1 लेकिन ये 2 है, तो ये किसके बराबर है? x -1 प्लस ये तो सारा बन गया 0, ये प्लस माइनस हुआ यहाँ पर क्या बन गया? -1 बन गया -1 और इसके साथ इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया x -1 इंटू हो गया -2 इज इक्वल टू 0। x हो गया -3, तो x जब जाएगा तो x -3 इज इक्वल टू 0, ये -3 आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ ये हो जाएगा x इक्वल टू +3। तो वहां पर उसका बी ऑप्शन था, x इक्वल टू बी ऑप्शन था। उसकी बैलेंस क्या होगी? प्राइमरी बैलेंस होगी +3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था +3। इसका करेक्ट ऑप्शन था +3 इस वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का था। इसमें आपको बोलना था नॉमेनक्लेचर, इसमें आपको बोलना था नाम, बोलना था कंपाउंड का नाम, किस तरह से होगा इसका नाम। ये भी यहां पर लिख रहा हूं, ये वाला कंपाउंड आया था इस तरह से। आपको इसका नाम देना था। आपको पहले पता होना चाहिए नाम कहां से देंगे। जब होते हैं 2 फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे इसमें एक तो डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, एक तो OH फंक्शनल ग्रुप है, तो नाम कहां से देते हैं? फिर देखना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आ जाएगा पहले उसका नाम होता है, उसके बाद उसका नाम होता है। और उसके बाद पहले आप चुनो यहाँ पर पहले कहां से नाम करेंगे। अगर ई का देखेंगे ये होता है ई, इसका अल्फाबेट आता है ई, और इसको आप को क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। इसका अल्फाबेट आता है ओ। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। नेमिंग में हमारा सबसे पहला काम होता है हमें साइड चेन का नाम देना होता है। तो ये जो हमारी ये मिथाइल है, इसका है ये साइड चेन है। तो पहले नाम देते हैं साइड चेन का, तो इसका नाम आ जाएगा 4 मिथाइल। अब इन कहां पर है? अब इन है फर्स्ट पे, तो हम देंगे 1 हेक्सीन, क्योंकि ये क्या है 6 कार्बन की चेन है, तो इसका बन गया नाम हेक्सीन। और यहां पर क्या है 4 पे 4 ऑल आ जाएगा। तो इसका करेक्ट नेम ये था, ठीक है। अब जो भी ऑप्शन में ये था तो बी ऑप्शन प्रोबेबली, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ये, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था। उसमें आपको निकल 2 पॉजिटिव दिया हुआ था। आपको बोल रही थी इसकी ग्राउंड स्टेट बताओ। हमें पता है निकल 2 पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है? निकल 2 पॉजिटिव। ये क्या सिस्टम है? D8 सिस्टम है। ये है इसका D8 सिस्टम बन गया। क्यों? इसकी कॉन्बिनेशन जो होती है वो होती है 3D8 4s2 होता है। क्योंकि ये 2 पॉजिटिव है, S में से 2 चले गए, तो ये क्या बन गया हमारा D8 सिस्टम। और ये साथ में बोल रहा है कि ये ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है। ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में क्या होते हैं? T2G सेट होता है नीचे,
ये हमारा T2G सेट है और ऊपर हमारा क्या है EG सेट है, ठीक है ना। अब ऑर्डर इलेक्ट्रॉन्स बांटो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये वाला क्या बन गया, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन बन गई। जब सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आती है उसको बोलते हैं एटर्नल। क्या बोलते हैं, एटर्नल। अगर मानो फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, अगर हमारे T2 में ऐसी एक इलेक्ट्रॉन आता तो ये होता है, इसको बोलते हैं टीटर्नल, क्योंकि ट्रिपल जनरेट बन गया तो इसको बोला जाता है टीटर्नल। क्योंकि मगर यहाँ है ही नहीं, यहाँ ये टीटर्नल नहीं बनेगी, ठीक है ना। अगर हमारे EG ऑर्बिटल्स में चाहे यहाँ पर 2 होंगे फिर ये एक ही होगा, या EG में हमारा एक ही होगा तो उसको क्या बोलते हैं, टीटर्नल बोलते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, यहाँ पर भी सिमेट्री थी, यहाँ पर भी सिमेट्री थी, इस तरह, तो इसको क्या बोलते हैं, एटर्नल, ठीक है ना। अब एटर्नल वहां पर एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था। अब दूसरा इसमें क्या था, यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिखी होती है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसके बराबर होते हैं, 2 × S+1 के बराबर होता है। S क्या होता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो S यहाँ पर निकालेंगे, कितने एम्पीयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 1/2 + 1/2, तो S किसके बराबर निकला, 1 के बराबर। ये S यहाँ पर डाल दो तो यहाँ पर आ गया 1, तो 2 × 1 कितना हुआ, 2 + 1 कितना हुआ, 3। तो यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी के जगह क्या आ जाएगा, 3। तो फिर यहाँ पर था 2G। अब यहाँ पर वो ऑप्शन 8 3 एक ही था तो वहां पर आप इसको कर सकते थे, तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। अब जो भी है वो B है, C है, तो करेक्ट आंसर इसका ये है। इसके बाद आया था क्वेश्चन नंबर 6। आपको बोल रहा था मेरे, इससे 4 दिन आप ये पढ़े होंगे, सिमेट्रिकल टॉप्स, प्रोलेट टॉप्स, एसिमेट्रिकल टॉप्स। आप उसमें प्रोलेट सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल बोल रहा था, तो वो आपको किस तरह निकालना था उसका मैं थोड़ा आपको आइडिया देता हूं। प्रोलेट सिमेट्रिकल टॉप्स किस तरह निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है SF5 है, या SF6 है, या PF5 है, ठीक है ना। आप इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। पहले मैं समझाता हूं, एक आसान तरीका आपको समझ में आ जाएगा प्रोलेट सिमेट्रिकल टॉप्स क्या होते हैं। मेरे पास है PF5 का स्ट्रक्चर बना, ये फास्फोरस है, यहां से है फ्लोरीन, यहां से है फ्लोरीन, यहां से है फ्लोरीन, यहां से है फ्लोरीन, तो इसका स्ट्रक्चर बन गया इस तरह से, ठीक है ना। और एक फ्लोरीन कहां से, P5 का, क्योंकि मैंने कौन सा स्ट्रक्चर लिया, PF5 लिया, और एक फ्लोरीन होगा ऊपर से, एक होगा यहां से। तो ये स्ट्रक्चर किस तरह है, एक स्क्वायर है, नीचे एक प्लेन है और इसके ऊपर है एक फ्लोरीन ऐसे। अब देखो मेरे बेटे, अब देखो यहां पर ध्यान दो। अब जब इसकी 3 रोटेशनल एक्सिस होगी, मुझे इसको घुमाना है, ठीक है ना। मैं इसकी 3 रोटेशनल एक्सिस डाला, एक तो मैं ये एक्सिस ये ऐसे है, स्क्वायर प्लेनर जो है ऐसे है, और इसके ऊपर एक है, एक एक्सिस में ऐसे डालता हूं इसको, एक एक्सिस में ऐसे डालता हूं, ठीक है ना। तो एक एक्सिस मेरी इस तरह बन गई और एक एक्सिस मैंने इस तरह डाला, एक एक्सिस इस तरह आ गई, ठीक है ना। और ये जो है, और जो हमारा ऊपर से फ्लोरीन है, एक एक्सिस इसके बीच में से आ गई, तो इसका मतलब इस फ्लोरीन के ऊपर से क्या है, एक एक्सिस है। अब देखो जब मैं इस एक्सिस से इस मॉलिक्यूल को रोटेट करूंगा, मुझे कुछ एनर्जी लग जाएगी ना, कितना फोर्स मुझे लगेगा इस एक्सिस के रोटेट, यानी कि इस तरह है, मुझे क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को इस एक्सिस में से रोटेट करना, ऐसे रोटेट करना है। तो ये वाला फ्लोरीन भी आ जाएगा नीचे, और ये भी मूव हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एटम्स मूव हो रहे हैं, 5 एटम्स मूव हो रहे हैं, एक फोर्स लगेगा। अब देखो इस एक्सिस से मुझे घुमाना, ये वाली एक्सिस से, जब मैं इस वाली एक्सिस से घुमा रहा हूं तो ये 5 एटम्स मूव हो रहे हैं और ऊपर वाला नीचे जा रहा है। तो जितना फोर्स मुझे इस एक्सिस में इसको घुमाने में लग रहा है, उतना ही फोर्स मुझे इस एक्सिस में इसको घुमाने में लग रहा है, ठीक है ना। तो जो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहां इस एक्सिस का, इसको मैं मानता हूं IA, इसको मैं मानता हूं B, यानी कि IA का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है IB के बराबर, ठीक है ना। अगर मेरे बेटे यहां पर जो मेरे ऊपर से फ्लोरीन है, अब मेरे इसके ऊपर से एक्सिस अभी घुमा रहा हूं, अब देखो 4 एटम्स को, स्क्वायर के एटम्स घूम रहे हैं, तो आपको लग रहा है ना कि इस एक्सिस के घुमाने में मुझे फोर्स थोड़ा कम लगेगा, इस एक्सिस के घुमाने में मुझे फोर्स कम लगेगा, तो इस वाला जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस एक्सिस में होगा वो कम ही होगा ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर IA इज इक्वल टू IB इज ग्रेटर देन IC, ये मेरा मतलब क्या है, IC। अब जिन मॉलिक्यूल में ये वाली कंडीशन ओबे हो रही है उनको बोलते हैं प्रोलेट सिमेट्रिकल टॉप्स बोलते हैं।
अब हमें ऑप्शन में क्या दिया था, हमें दिया था HCN, ये तो लीनियर टॉप है, इसका है HCN है, ये तो लीनियर टॉप है, इसमें तो हमें लगा ये लीनियर पॉइंट हो गया, ये तो हो नहीं सकता। अब देखो दूसरा है CH2Cl2 था, इसका भी तो ये वाला केस हो नहीं सकता। अब यहां पर तीसरा था CH3Cl था, ऐसा था CCl, H यहां पर था, H यहां पर था और H यहां पर था, टेट्राहेड्रल मॉडल था। जरा इसे गौर करो, अगर इसमें एक्सिस ये टेट्राहेड्रल था, आपको पता है टेट्राहेड्रल इस तरह होता है, ठीक है ना। अब जब ऊपर से एक जो यहां से एक्सिस डालेंगे, इसको घुमाएंगे, एक फोर्स लगेगा ना, एक फोर्स। अब जब इसको ऐसे एक्सिस डालेंगे, एक डिफरेंट फोर्स लगेगा, और जब एक्सिस इस तरह डालेंगे, एक अलग फोर्स लगेगा, और जब यहां से डालेंगे तो कम फोर्स लगेगा। तो ये जो ये IA है और IB है, ये और ये बराबर है ना, तो IA का इज इक्वल टू IB, और ये क्या है, ज्यादा है किसे, IC से। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, CH3Cl, वो है क्लोराइड सिमेट्रिकल टॉप। क्लियर बात है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोल रहा था, बोलो ये पोटेंशियल पैरामैग्नेट जो है, ये पोटेंशियल पैरामैग्नेट है, इसमें कौन सा कनेक्शन हो रहा है। ये तो हमारा KMnO4 था, KMnO4 है हमारा, ठीक है ना। ये बोल रहा है इंटेंस कलर का है, ये कलर कैसे आ जाता है, क्या इसमें DD ट्रांजिशन हो रहा है, क्या इसे FD ट्रांजिशन हो रहा है, इसमें क्या कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है, सिर्फ ट्रांजिशन हो रहा है, क्या हो रहा है। इसका आंसर था LMCT। कैसे था, इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। हमारा मैग्नीज है, किस ऑक्सीजन स्टेट में है, ये है, अगर पोटेशियम निकलेगा, अगर ये टूटेगा, ये किसमें टूटेगा, ये टूटेगा हमारा MnO4 नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव, इसी में टूटेगा ना। अब देखो MnO4 है, MnO4 है नेगेटिव। अब इसकी वजह से एक ऑप्शन दिखाता है बैलेंस -2, एक ऑप्शन दिखाता है -2, तो इसका ये 4 ऑप्शन, इसकी वजह से कितना चढ़ेगा, इसको +8 चढ़ेगा, इसमें कितना चढ़ेगा, +8 चढ़ेगा, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पर एक माइनस है, तो एक माइनस का एक प्लस के साथ न्यूट्रल हो जाएगा, तो वहां क्या बचा, टोटल +7। तो मैग्नीज पे ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +7 है। तो मैग्नीज हमारा किस स्टेट में है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लियर बात है यहाँ पर। अब देखो ये +7 में जब है, ये खाली हमारे पास मैग्नीज कौन सा सिस्टम होता है, ये होता है 3d5 यानी कि D में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, और S में कितने हैं, इसके 2 है, ठीक है। अब जब 7 पास जो है कि 7 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो इसमें अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और S भी खाली है, और हमारा S भी खाली है। तो वहां पर क्या आ जाते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन 4 है, तो 4 ऑक्सीजन आ जाते हैं। एक ऑक्सीजन यहां से आता है, देता है इसको, इसमें डालते अपने इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑक्सीजन आता है यहां से, देता है इसमें अपने इलेक्ट्रॉन। तीसरा ऑक्सीजन आता है यहां से, देता अपना इलेक्ट्रॉन यहां से, और फोर्थ ऑक्सीजन आता है यहां से, देता अपना इलेक्ट्रॉन इसमें। तो इसकी हाइड्रोजन क्या बन गई हमारी, 1 2 3 D है और एक S है, तो ये बन गया D3S। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है D3S, ठीक है ना। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या बन गई हमारी, D3S। ये भी क्वेश्चन आया था, इसकी हाइब्रिडेशन क्या थी, वो भी एक क्वेश्चन है। तो फिलहाल आप याद रखो, इसकी हाइब्रिडेशन है D3SRD। अब ये देखो, अब एक कलर आ जाता है, अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब हमारा ना D में कोई इलेक्ट्रॉन है, ना S में है, ना P में, तो एक कलर आ जाता है कहां से। मैं इसका थोड़ा शेप बनाता हूं, आप देखो यहां पर मैं मैग्नीज, ये मैग्नीज हमारा है, इसमें मैं एक ऑर्बिटल बना रहा हूं, एक डी ऑर्बिटल में बना रहा हूं, एक डी ऑर्बिटल है, ठीक है ना। अब यहां से हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स होते हैं, 2 होते हैं। एक लोन पेयर किसको दे रहा है, मेटल को बॉन्ड बनाने। अब देखो यहां पर क्या है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है,
ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर चार्ज ट्रांजिशन हो रहा है इसमें। इसी तरह यहां से भी ठीक है ना, इस तरह से 4 ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स कहां डाल रहे हैं, लीगेंड टू मेटल दे रहा है, लीगेंड टू मेटल ट्रांसफर हो रहा है। कहां से, LMCT हो रहा है, लीगेंड, ये लीगेंड है, कहां से हो रहा है, मेटल से, LMCT हो रहा है, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। इस लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये इंटेंस ट्रैवल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वहां पर था LMCT जो भी था, ठीक है ना। तो ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमें बोल रहा है, सिलेक्शन ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट उसका क्या होता है, वो होता है डेल्टा G इज इक्वल 0 + -2। ये कौन से मिलने वाला है, के ग्रेविटी से क्वेश्चन है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसमें हम आपको याद रखना है जो +2 होता है वो होता है स्टोक्स लाइंस का, और -2 क्या होता है, एंटी स्टोक्स लाइंस का। अब इसके बाद आया था क्वेश्चन नंबर 10। आप उसको, उसमें आपको मैच देखना था, उसमें आपको दिया था मोलर एब्जॉर्बिविटी दिया था, हुक्स लॉ दिया था, इलेक्ट्रॉन स्प्रिंग दी हुई थी, तो आपको वहां पर उसको मैच करना था। लेकिन अगर आपको पता हो तो मोलर एब्जॉर्बिविटी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस्तेमाल होता है, और हुक्स लॉ कहां से इस्तेमाल होता है, एयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जब आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी किसके बराबर, 1/2 पाई √k/μ। ये कहां पर यूज हम करते हैं, एयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जिसका के ज्यादा होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी भी हाई होता है, यानी कि वो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी हाई होगा उसका, क्योंकि के का ज्यादा मतलब है बॉन्ड से नंबर ज्यादा है, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा। अब जिसमें के कम होगा, लेस होगा, तो भी उसमें क्या होगा, लो होगा, वो एनर्जी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। अब ये हमें यहाँ पर देखना नहीं, आपको वहां पर मैच देना था। सिर्फ ये दो अगर आपको पता होते तो वहां पर आपको वो क्वेश्चन आपका हो जाता है, क्योंकि ये दो मैच हो रहे थे एक ही ऑप्शन में, बाकी में जरूरत हो रहा था। तो इसका आंसर क्या था, वो प्रोबेबली पार्ट ए था। आप वहां पर देख सकते हैं मोलर एब्जॉर्बिविटी यूवी के साथ कहां मैच हो रहा है, और हुक्स का आया के साथ मैच हो रहा है, वही ऑप्शन था। जिसमें ये दो मैच हो रहे तो वही उसका शायद वो ये ऑप्शन था। अब क्वेश्चन नंबर 11 आया था, वो बोलता है NaOCO5 ये क्या मोनोन्यूक्लियर होता है, डाइन्यूक्लियर होता है, ये हमें कैसे पता चलता है, ये आइसोटोनोलॉजी में इंडियन क्वेश्चन आया था, क्योंकि जितना जो इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होता है उतने मेटल बॉन्ड्स बनाता है। हम इसका देखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट देखेंगे कितना है। मैग्नीज क्या है हमारा, D7 सिस्टम है ना, असल में D में 5 और S में 2, तो 5 को कितने हुए, इसके 7 हुए, 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए मैग्नीज के। ये हमारा है MnCO5, हमें क्या बोला था, ये मोनोन्यूक्लियर है, डाइन्यूक्लियर है। तो मैग्नीज के कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन में D5 सिस्टम है, 3D5 4s2 है, 5 तो हुए 7, ठीक है ना। प्लस कार्बन हमारा क्या है, ये है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये क्या बन गया हमारा 5, तो ये 5 है, तो एक है 2 इलेक्ट्रॉन, तो बन गए 10 इलेक्ट्रॉन, 5 देंगे 10 इलेक्ट्रॉन, एक देगा 2 तो 5 देंगे 10, तो क्या बन गया हमारा 10, कितना हुआ 10 और 7 कितना हुआ 17 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन का एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है ना। तो इसीलिए ये क्या होगा, यहाँ पर मैग्नीज एक बॉन्ड होगा CO5 और ये होगा CO5, इस तरह से होगा। तो ये क्या था, डाइन्यूक्लियर था, तो मेरे हिसाब से इसमें था डाइन्यूक्लियर करेक्ट ऑप्शन था। हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपको Jmax बोलना था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला था ये, अब Jmax के लिए आपको टेम्परेचर भी दिया हुआ था और बी भी दिया हुआ था। आपको पता है जो Jmax हमारा होता है, Jmax वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ KT डिवाइड बाय 2HCB -1/2 के बराबर होता है। अब हमें पता है Jmax इसी को अंडर रूट ऑफ K का वैल्यू कितना होता है, 1.32 into 10 पावर -23 होता है, इंटू टेम्परेचर आपको दिया था कितना 300 केल्विन, 300 केल्विन आपको टेम्परेचर दिया हुआ था, डिवाइडेड बाय
अब यहाँ पर 2 इंटू h प्लस का वैल्यू कितना होता है 6.64 इंटू 10 पावर माइनस 34 होता है ना। अब इंटू स्पीड ऑफ लाइट किसमें लोगे सेंटीमीटर्स में, क्योंकि हमारा रोटेशन कांस्टेंट किसमें होता है सेंटीमीटर्स में। तो ये अगर स्पीड ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर्स होता है 3 इंटू 10 सेंटीमीटर्स इंटू बी रोटेशन कांस्टेंट वो आपको दिया हुआ था 1.822 इंटू अब यहां पर क्या है -1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो Jmax इज इक्वल, अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ये 1.32 इंटू ये 300 सामने लाते हैं 300 इंटू अब 10 पावर -23। अब देखो ये नीचे 10 पावर -24 से ऊपर करते हैं, ये बन गया 10 पावर +34। ठीक है, अब देखो ये 10 पावर प्लस नीचे इसको ऊपर करते हैं, ये बन गया इंटू 10 पावर -10। ठीक है ना, डिवाइड कर नीचे क्या बच गया हमारा 2 इंटू ये फैक्टर 6.64 इंटू ये बच गया 3 इंटू और बन गया 1.822। ठीक है, -1/2 यही आया। अब देखो ये कितने आसानी से सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। अब देखो Jmax इज इक्वल टू अब 1.32 इंटू 300 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो वो बन जाएगा तकरीबन बन जाएगा 1 वो बन जाएगा हमारा वो बनता है हमारा 4140 इंटू अब देखो यहाँ पर बेस एंड सेम पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। अब देखो -23 और -10 कितना बन गया 33 10 पावर -33। अब यहाँ पर 10 पावर +34 तो यहाँ पर जब -23 से निकालेंगे +34 तो वहां पर क्या बच गया हमारा वहां पर बच गया 10 पावर +1 बच गया ना। अब देखो -23 और -10 और -33 उतारो 34 को वहां पर बच गया 8 10 पावर +10 डिवाइड होता है। अब इसको इसके साथ करो मल्टीप्लाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे वो आता है हमारा 72.588 आता है। ये सारा किसमें है रूट में है -1/2। अब Jmax अब इसको इसके साथ डिवाइड करो, ये जब इसका 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है हमारा 41 ये आता है ऐसे 414 आता है। ठीक है ना, यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आता है 414 आता है। अब जब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 भी है क्योंकि 10 +1 होता है 10 भी, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे 0 ये नहीं रहेगा। ठीक है, अब जब इसके साथ इसके साथ डिवाइड करेंगे वो आता है 57 पॉइंट कुछ आता है 57.68 तकरीबन -1/2 आता है। जब 57.68 का रूट करेंगे Jmax वो आता है हमारा 7.55 -1/2 ऐसा आता है। अब Jmax किसके बराबर आया 7.55 ये -1/2 होता है 0.5। अब इसको देखेंगे Jmax हमारा निकलेगा 7.05 के बराबर, तो वही नियरली इक्वल होता है 7 के बराबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था 7, जो ऑप्शन में शायद प्रोबेबली ऑप्शन फर्स्ट था। तो इस क्वेश्चन का था क्वेश्चन 12 का 7। ठीक है, अब इसके बाद आया था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आया था कंफर्मेशन पे। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं कि इसमें स्टेटमेंट्स आपको बोला था कौन से करेक्ट ऑप्शन, फिर आपको स्टेटमेंट दिया था ओरिजिन दिया था। कंफर्मेशन पे डाला था जो हमारे जब कंफर्मेशन होती है जब मार्क्स चेंज होते हैं तो वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं एक दूसरे में, और जो मार्क जब एक मार्क कन्वर्ट होता है दूसरे में तो वो सेम मार्क्स है वो डेफिनेटली जैसे आपका हेक्सेन है उसकी डिफरेंट कंफर्मेशन होती है, वो चेंज होता है चेयर टू बोर्ड, बोर्ड टू चेयर, हाफ चेयर में, मगर सभी तो सेम मार्क्स होते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट था कैरेक्टर। ठीक है ना, स्टेटमेंट सेकंड था कि जब कंफर्मेशन होती है तो उसके डेफिनेटली एक बार समझ जुड़ना चाहिए, वो गलत था।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था? करेक्ट ऑप्शन था स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। मैं पढ़ के दिखाता हूं। ये क्वेश्चन आया था कन्फर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल आर रेडियली इंटरकन्वर्टेबल। जब कन्फर्मेशन मॉलिक्यूल होता है तो रेडियली इंटरकन्वर्ट होते हैं, सही बात है, ठीक है ना। बट ऑल आर सेम मॉलिक्यूल, सभी सेम मॉलिक्यूल्स हैं, करेक्ट है। जब कन्वर्ट होता है एक दूसरे में तो वो रेडियली होते हैं, जल्दी होते हैं और वो सेम मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। और दूसरा इसमें आया ऑप्शन था जो इसमें स्टेटमेंट था दूसरा, चेंजिंग द कन्फर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल मींस ब्रेकिंग एट लीस्ट वन बॉन्ड। कन्फर्मेशन के दौरान एक बॉन्ड डेफिनेटली तोड़ना चाहिए, ये गलत था। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट था करेक्ट, सेकंड था गलत, सेकंड था करेक्ट, सेकंड था गलत, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था सी पार्ट। इसमें एक था स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 13 का था क्या था? सी पार्ट। अब इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आया था डाइक्लोरीन। आपको बोला था कि डाइक्लोरीन उसमें कितने ब्रिजिड हाइड्रोजन होते हैं और उसमें कितने टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं। आपको डाइक्लोरीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था। इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, बोरान, यहां से हाइड्रोजन, यहां से बोरान, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। डाइक्लोरीन का स्ट्रक्चर ये होता है। आप खुद इसमें दो ब्रिजिड हाइड्रोजन हैं और चार क्या है? चार टर्मिनल्स हैं। तो इसका ऑप्शन था दो ब्रिजिड थे और चार टर्मिनल्स थे। और इसका करेक्ट ऑप्शन प्रोबेबली वो बी ऑप्शन था। तो इसका वही आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ये एसिडिसिटी बोलनी थी, कौन से ज्यादा एसिडिक होते हैं, कौन से बोरान हैलाइड्स ज्यादा एसिडिक होते हैं। अब मैं एक BF3 को आपको समझाता हूं, ये बात आपको खुद समझ में आ जाएगा। BF3 ये कैसे बनता है? बोरान का एटॉमिक नंबर कितना है? 5 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p1। इसमें कितने एटॉमिक ऑर्बिटल? एक ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए, मगर यहाँ पर कितने? 3 बॉन्ड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रमोशन हो जाएगा। ये हमारा 2s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p हमारा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ 2s से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर, ये क्या दोगे हमारा? इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक और यह बन गया 0, ठीक है ना। तो हमारा क्या है यहाँ पर? ये हमारा 2s है और यहाँ पर px है, ये हमारा py है और ये हमारा pz है। अब pz हमारा क्या है? एम्प्टी है। तो ये तीन क्या हो जाएंगे? हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, बनाएंगे sp2 हाइड्रोजन, sp2 हाइड्रोजन। अब sp2 की शेप किस तरह होती है? हमें पता है ये बोरान है, इसका sp2 इस तरह होगा, sp2 ऑर्बिटल इस तरह होते हैं, ठीक है ना। ये sp2 हाइड्रोजन किसके बोरान, और इसमें pz है अनहाइब्रिडाइज्ड। ये मैं मानता हूं ये pz है, ये pz है अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अब देखो इसमें भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब इसके साथ कौन जुड़ा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन करते हैं 1s2 2s2 2px2। हम मानते हैं ऐसे 2p, हम ऐसे मानते हैं 2pz, ऐसे मानते हैं 2px2 2py2 2pz1, ठीक है। या हम इस तरह भी मानते हैं, हम ये जरूरी नहीं z में मानेंगे, हम मानेंगे x में एक, z में मानेंगे तो, ठीक है। अब देखो x में कितने? एक ऑर्बिटल, एक आ जाएगा, x क्या करेगा? ओवरलैप करेगा, ठीक है ना। अब एक फ्लोरीन में एक x है, अब 3 फ्लोरीन के आ जाएंगे 3, अब px आ जाएगा यहां से फ्लोरीन का, क्या ओवरलैप इसके साथ। अब देखो इसमें ये दो ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल फुल फ्लूइड है। मैं मानता हूं pz यहां से है, ये pz यहां से है। इसमें थर्ड ऑर्बिटल है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बोरोन के पास ये था, ये ऑर्बिटल एम्प्टी, इसमें टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की। जिसमें टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की उसको बोलते हैं लुईस एसिड बोलते हैं। अब देखो यहां पर ये है 2pz ऑर्बिटल, ये भी है 2pz। अब यहाँ पर 2pz ओवरलैप अच्छे से हो जाता है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डालता है इसमें, इसकी एसिडिसिटी ये करता है क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन इसकी एसिडिसिटी क्या करता है? काम करता है। अब अगर इसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा, अब अगर मानो ये क्लोरीन है, अगर एक मानते क्लोरीन है, अब यहाँ पर 2pz नहीं होगा, यहाँ पर 3pz होगा। अब 3pz और 2pz का ओवरलैप अच्छे से होता नहीं है,
तो यहाँ पर क्या होगा, ये अच्छे से इसकी बेसिक एसिडिटी खत्म नहीं होगी। अब यहाँ पर अगर ब्रोमीन होगा तो यहाँ पर होगा 4pz। अब 4pz 2pz का ओवरलैप होता ही नहीं है अच्छे से, तो यहाँ पर इसकी एसिडिसिटी बिल्कुल बरकरार रहेगी। तो सबसे ज्यादा लिविक एसिड कौन होता है, बोरान ट्राइब्रोमाइड, क्योंकि उसमें 4pz और 2pz का ओवरलैप नहीं होता, ये ऑर्बिटल एम्प्टी रहता, इसमें टेंडेंसी होती है पेयर लेने की। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन होगा, BrF3, उसके बाद होगा BrCl3, उसके बाद होगा BrF3। तो इसका ये था, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 का था, इसमें आपको यूनिट्स बोलने थे फर्स्ट ऑर्डर के और जीरो ऑर्डर के, लेकिन इसमें आप फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट सेट ही नहीं हो रहे। आपको यूनिट्स कैसे निकलेंगे, आप इसमें आसान से रखें, आपको याद रखना है मोल 1 - n लीटर n-1 सेकंड -1। अब n क्या होता है, ऑर्डर। आप देखो जीरो ऑर्डर में भी डालो और फर्स्ट ऑर्डर में भी डालो। आप फर्स्ट ऑर्डर के लीटर वहां पर गायब है, ये वाला टर्म वहां पर गायब, इसलिए वो क्वेश्चन गलत है ऑप्शन के हिसाब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कायरल आपको बोलना था। अब मैं यहाँ पर ये सेट ए पार्ट ए जो था सोल्यूशन यहाँ कंप्यूटर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जब मैं इसका पार्ट बी बनाऊंगा उसमें मैं आप क्वेश्चन नंबर 19 से कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू वेरी मच।